नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखेंगे आधुनिक काल और आधुनिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आधुनिक काल का सन 1843 ईस्वी अब तक ज्ञात होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के चौथे कालखंड को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ये चौथे जो कालखंड है ना, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसको आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर कौन, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग इसका समय देखेंगे आधुनिक काल का। ये सन में क्या हो जाएगा, ये सन में 1843 से 1927 ईस्वी तक, इसका सन में 1843 से 1927 ईस्वी तक। और सनवत में क्या हो जाएगा, ये सनवत में 1900 से 1984 ईस्वी तक, ये इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पर नामकरण और देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे ये गत काल कहा जाता है, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, इसको गत काल कहा जाता है। किसको, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, तो गत काल कहा जाता है। और ये वर्तमान काल ये मिस्र बंधुओं के द्वारा क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मिस्र बंधुओं के द्वारा ये वर्तमान काल कहा जाता है। और ये आधुनिक काल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम कुमार वर्मा के अनुसार आधुनिक काल ये गणपति चंद्रगुप्त प्रसाद के अनुसार कहा जाता है, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग को देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल से अगर हम लोग को गद्य पढ़ने को मिलेगा तो हम लोग गदगद हो जाएंगे ना, कि आधुनिक काल में निश्चित ही गदगद हो जाएंगे। इसकी याद करने का ट्रिक हो सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल से अगर आधुनिक काल में हमें गद्य पढ़ने को मिलेगा तो हम लोग गदगद हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। उसके बाद से मिस्र बंधु विनोद देखेंगे। मिस्र बंधु ये आधुनिक काल को ये वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में आप लोग को दोस्त मित्र होंगे निश्चित ही वर्तमान काल में, तो इसे याद करेगा। आधुनिक काल मतलब वर्तमान काल, ये निश्चित ही। उसके मिस्र बंधु, उसके बाद से यहाँ पर आधुनिक काल किसने कहा है, राम कुमार वर्मा, ठीक, गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर साहित्य काल में डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साहित्य है ना, साहित्य काल, ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ से संबंधित हो जाएगा। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद ये तीन क्या हो जाएगा, ये मुख्यतः तीन मत प्रचलित है। इनमें 1800 क्या हो जाएगा, 1850 ईस्वी से आधुनिक काल के अग्रदूत भारतीय। यहाँ पर देखिए ये जो आधुनिक काल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। तो आधुनिक काल के ये पूछा जा चुका है कि आधुनिक काल कब से कब माना जाता है, ये तो 1800 कब से 1850 ईस्वी से ये इसका प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल के अग्रदूत भारतीय राज्य का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया गया है आधुनिक काल को। और यहाँ पर देख सकते हैं वो 1800 क्या था, 1850 था। और 1897 को हम लोग देखेंगे। 1897 कह रहा है कि 1897 से प्रारंभ हुआ। इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, और जिनके कारण कवियों और लेखकों को लेखन के लिए ये नए विचार हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि धारा प्राप्त हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ऐसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का क्रम स्वीकार हुआ है। उसके बाद से कह रहे हैं कि 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशन हुई थी, और इसी पत्रिका के मध्य से हिंदी के नए युग की शुरुआत होती है। शुक्ला जी इसी वर्ष से आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं। ये क्या, जो 1868 में जो कवि वचन सुधा निकला था,
इस कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसी पत्रिका के मध्य से हिंदी के नए युग की शुरुआत माना जाता है। शुक्ला जी इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। तो याद रखिएगा 1800 जो पत्रिका थी न, जो पहली पत्रिका 1868 ईस्वी में ये भारतेंद्र की जो स्टार्ट की गई थी, उसी से शुक्ला जी मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को समर्पित सन 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल का प्रारंभ 1868 में मानते हैं। अब तक 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा, अतः इस अवस्था को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा है। और आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समर्पित सन 1843 से अब तक का प्रारंभ 1868 में मानते हैं। अतः इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य का संघर्षशील अवस्था में रहा, अतः इस अवस्था को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। तो संक्रांति काल याद रखिएगा, बस इतना। तो हिंदी साहित्य का संक्रांति काल ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 को माना जाता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कह रहा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक शब्द से आशय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन लोक दृष्टिकोण। ये डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित है, ये डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित है। कह रहा है कि भक्ति काल और रीति काल में वर्तमान और टिकाऊ के मध्य से हिंदी गद का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तो गद कह रहा है कि गद काल और रीति काल में वर्तमान और टिकाऊ के मध्य से हिंदी गद का प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि हिंदी का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में गोरखसार ग्रंथ में मिलता है और इसकी भाषा खड़ी बोली यही है, ठीक है ना। और यहाँ पर सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंदवरण की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंदवरण की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा थी। यह देखिएगा, सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंदवरण की महिमा खड़ी बोली में लिखा था। यहाँ पर हम लोग शुक्ला जी के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्ला जी क्या कहते हैं? शुक्ला जी के अनुसार, यहाँ पर देखिए, शुक्ला जी के अनुसार भाषा युग वशिष्ठ 1741 ईस्वी को शुक्ला एवं परिमार्जित खड़ी बोली गद की प्रथम रचना एवं उनके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पद लेखक माना जाता है। तो किसको प्रथम पद लेखक माना जाता है? शुक्ला जी के अनुसार। शुक्ला जी के अनुसार भाषा युग वशिष्ठ 1741 ईस्वी को शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली गद की प्रथम रचना और उनके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद लेखक माना जाता है। तो प्रथम गद लेखक किसको माना जाता है? उसको 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने रवि सेनाचार्य के जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। तो ये 1761 में पंडित दौलत राम ने रवि सेनाचार्य के जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। उसके बाद से कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज वक्ता कह रहा है कि स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। तो कह रहा है कि 4 मई 1800 क्या होता है? फोर्ट विलियम का पूछ देगा ना, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ था? तो 4 मई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। और हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण ये फोर्ट विलियम क्या किया गया था? तो ये फोर्ट विलियम हिंदू गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निकाला था। और कह रहा है कि भाषा और हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर जॉन गिल क्राइस्ट हैं, ठीक है ना। भाषा और हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर जॉन गिल क्राइस्ट हैं। और कह रहा है कि भाषा
मुंशी लालू लाल आगरा, और यहाँ पर देखते हैं कि भाषा मुंशी लालू लाल आगरा और सदल मिश्र आगरा, और यहाँ पर गंग प्रसाद शुक्ल उन्हें गिलक्राइस्ट से नियुक्त किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा मुंशी कौन थे, तो भाषा के मुंशी थे ये लालू लाल जो आगरा से संबंधित हैं, और सदल मिश्र आरा से संबंधित है, और यहाँ पर गंग प्रसाद शुक्ल थे, इन्हें गिलक्राइस्ट ने नियुक्त किया था। तो उनमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए ये गिलक्राइस्ट उसके अध्यक्ष थे, तो यही नियुक्त किए थे। ये भाषा मुंशी के तौर पर लालू लाल को जो आगरा से संबंधित है उनको फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए नियुक्त किया गया था। ये सदल मिश्र क्या थे, तो सदल मिश्र ये आगरा से संबंधित है, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए इनको नियुक्त किए। यहाँ पर कह दे कि किनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा लालू लाल और सदल मिश्र और गंग प्रसाद शुक्ल ये थे, गिलक्राइस्ट ने इनको नियुक्त किया था। ठीक है, तो याद रखिए। गद्य कवि के प्रारंभिक नायक, यहाँ पर गद्य कवि के प्रारंभिक नायक क्या हो जाएंगे, उनको हमें देखना है। तो कह रहा है कि जो लालू लाल है ना, लालू लाल ये गद्य कवि के प्रारंभिक नायक, तो ये लालू लाल की ये रचना का नाम है, ये लालू लाल की रचना है प्रेम सागर, इसको हिंदी गद्य के प्रारंभिक नायक माना जाता है। तो लालू लाल की रचना कौन सी है, प्रेम सागर। पूछ देता है कि लालू लाल की कौन सी रचना है, ये भी याद रखिएगा कि ये हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नयन माना जाता है। ठीक है ना, तो इनका प्रेम सागर से संबंधित हो जाएगा। लल्लू नाम के कोई लड़का है, वो प्रेम के लिए मतावल्ला है। ठीक है ना, तो लालू से सभी लोग प्रेम करते हैं, इस तरह याद रखिए कि लालू से सभी लोग प्रेम करते हैं। तो लालू लाल की रचना क्या हो जाएगी, प्रेम सागर हो जाएगा, और हिंदी गद्य के प्रारंभिक नायक के तौर पर इनको देखा जाता है। उसके बाद से हम देखेंगे ये सदल मिश्र, ठीक है ना। सदल मिश्र क्या हो जाएगा, नासिक के तो पख्यान। तो सदल मिश्र क्या हो जाएगा, ये सदल मिश्र क्या हो जाएगा, ये सदल मिश्र नासिक के तो पख्यान से संबंधित है। सदल मिश्र ये नासिक के तो पख्यान से संबंधित है। तो हम लोग क्या करते हैं, सदल दल में क्या करते हैं, हम लोग दल में क्या करते हैं, नाचते हैं ना, तो नासिक के तो पख्यान हो जाएगा, और ये रचना हो जाएगा उपनायक, ये उन्नायक, ठीक है ना। तो सदल मिश्र हो जाएगा नासिक के तो पख्यान। उसके बाद से मुंशी सादा सुखलाल किसे संबंधित है, मुंशी सादा सुखलाल ये किसे संबंधित है, ये बताना है। सुख सागर से संबंधित है। मुंशी सादा सुखलाल किसे संबंधित है, मुंशी सादा सुखलाल ये किसे संबंधित है, ये सुख सागर से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, ये सुख सागर से संबंधित है। मुंशी सादा सुखलाल सुख सागर से संबंधित है। सुख सागर, मुंशी सादा सुखलाल नियाज ये सुख सागर से संबंधित है। तो मुंशी लोग क्या होते हैं, मुंशी आ जाएगा, सादा सुखलाल आ जाएगा, नियाज ना। तो मुंशी सादा सुखलाल जाएगा, तो लोग मुंशी क्या होते हैं, सुखी रहते हैं, तो सुख सागर ने उन्होंने लिखा। और ईसा आला खा रानी केतकी की कहानी है उद्भान चरित्र, इसको उद्भान चरित्र भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को उद्भान चरित्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कहीं कहीं ये नाम न देकर, कहीं कहीं ये नाम नहीं देता है, रानी केतकी की कहानी न देकर उद्भान चरित्र देता है। पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है, ठीक है ना। तो रानी केतकी की कहानी को उद्भान चरित्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ईसा अलाखाल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। मुंशी सादा सुखलाल और मुंशी सादा सुखलाल, तो मुंशी सादा सुखलाल मुंशी हमेशा सुखी रहते हैं, ये सुख सागर से संबंधित हो जाएंगे। और ईसा अलाखा रानी केतकी की कहानी है। हाँ, ईसा अलाखा रानी केतकी की कहानी है, इसको उद्भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि इन चारों लेखकों में से सादा सुखलाल का पद अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी
माना गया है। इन चारों लेखकों में से सादा सुखलाल का कद क्रमिक, व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी माना गया है। इन चारों लेखकों में से सादा सुखलाल का कद क्रमिक, व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी माना गया है। इन चारों लेखकों में से सादा सुखलाल का कद क्रमिक और व्यवस्थित माना गया है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहे इन चारों लेखकों में से सादा सुखलाल का कद अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी माना जाता है। हिंदी के कह रहा है कि हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सबसे पहले लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में किया। हिंदी कह रहा है कि हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सबसे पहले लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में किया। ये याद रखिएगा, नामकरण लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था। तो गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को बांगरू बोली कहा है। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को बांगरू बोली कहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये याद रखिएगा। इस 2-3 कड़ी ये महत्वपूर्ण इतना है ना कि कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण ये कथा, ये वाला देखिए, कह रहा है कि हिंदी के लिए खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका के रूप में किया है। याद रखिएगा कि हिंदी बोली के लिए खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले लल्लू लाल ने किया था। और गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की टकसाली भाषा का प्रयोग किया था। तो ये गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की टकसाली भाषा का प्रयोग किया था। खड़ी बोली की टकसाली भाषा का प्रयोग किया था। और सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को बांगरू और ये बांगरू बोली कहा है। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को बांगरू बोली कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहकर पुकारा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है। सर सैयद अहमद खान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था। और जिनका विरोध राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के पक्षपाती थे। महिला है कि है तथा अंग्रेज कह रहा है कि अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। तो ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के पक्ष में रहे थे, ठीक है ना। और अंग्रेज के कृपा पात्र थे। उन्होंने हिंदी की रक्षा के लिए महान कार्य किया। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू के मुसलमानों की भाषा मानते थे। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। और दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। तो याद रखिएगा, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कथन है। उसको कह रहा है कि उन्होंने हिंदी की रक्षा के लिए महान कार्य किया है। और राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। और लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा माना है। लल्लू लाल ने उर्दू को क्या माना है? यामनी भाषा माना है। और दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा माना है।
और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी को मुसलमानों की भाषा, उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानी। ईसा अला खां की भाषा चुलबुली, चटकीली और मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है। ईसा अला खां की भाषा चुलबुली, चटकीली और मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है। ईसा अला खां की भाषा चुलबुली और चटकीली और मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है। सौतल मिस्र की भाषाओं में ब्रज भाषा के साथ साथ उर्दूपन भी दिखाई देती है। सौतल मिस्र की कह रहा है कि सौतल मिस्र की भाषाओं में ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ उर्दूपन भी दिखाई देती है। और कह रहा है कि राम प्रसाद निरंजनी की भाषा हिंदुओं की बोलचाल की विशिष्ट भाषा है। ये हिंदुओं की बोलचाल की विशिष्ट भाषा है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी मानी जाती है। तो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा ये संस्कृत निष्ठ भाषा है। और कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारा हिंदी की भाषा अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है। राजा शिव प्रसाद क ख ग घ और इन 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के नीचे हिंदी नुक्ता लगाने की प्रारंभ की थी। तो इससे संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि भारतेंद्र ने राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद इन दोनों की भाषाओं से मिश्रित मध्य मार्ग अपनाया। और यहाँ पर हम लोग खड़ी बोली को देखेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में हम लोग ये चंद छंद पर ये खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना है। ये गंग कवि से संबंधित है। चंद छंद परम की महिला ये गंग कवि से संबंधित है। भाषा युग वशिष्ठ 1741 राम प्रसाद निरंजनी से संबंधित है। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद 1766 ईस्वी में दौलत राम से संबंधित है। ये पद्म पुराण भाषा ये 1766 ईस्वी में दौलत राम से संबंधित है। सुख सागर ये 1818 में मुंशी सादा सुखलाल से संबंधित है। और प्रेम सागर किससे संबंधित है? तो प्रेम सागर ये 1800 ईस्वी से लल्लू लाल से संबंधित है प्रेम सागर। और नासिकेतो पख्यान किससे संबंधित है? 1800 ईस्वी में सौतल मिस्र से संबंधित है। तो नासिकेतो पख्यान 1800 ईस्वी में सौतल मिस्र से संबंधित है। रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी ये ईसा अला खां से संबंधित है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण संस्थाएं और राजा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राय मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद से संबंधित है। ये याद रखना है, ठीक है ना। ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राय मोहन राय के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में ये दयानंद सरस्वती ने किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क मैडम ब्लस्की ने किया था, ठीक है ना। तो ये मैडम ब्लस्की ने किया था। और आधुनिक काल का उपविभाजन डॉक्टर नगेंद्र और उनके अन्य इतिहासकारों के अनुसार, तो डॉक्टर नगेंद्र और अन्य इतिहासकारों के अनुसार हम लोग आधुनिक काल का उपविभाजन देखेंगे, ठीक है ना। या पुनर्जागरण काल देखेंगे। और पुनर्जागरण काल किससे संबंधित हो जाएगा? पुनर्जागरण काल भारतीय युग से संबंधित है 1950 ईस्वी से। ये 1850 से 1900 देखिए 1850 से 1900 ईस्वी को ये भारतीय युग पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जागरण करते हैं। जागरण, हाँ, तो
जागरण करते हैं तो हम दिन और रात करते हैं तो द्विवेदी युग से संबंधित हो जाएगा। जागरण काल द्विवेदी युग से। अब 1919 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी तक छायावाद काल किससे संबंधित हो जाएगा? 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो 1918 से ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1918 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये छायावाद युग हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि छायावोत्तर काल किससे संबंधित हो जाएगा? तो 1838 ईस्वी से अब तक, ठीक है। प्रगति प्रयोग काल किससे संबंधित हो जाएगा? 1938 से 1983 ईस्वी तक। और नवोल्लेख काल क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी से अब तक। तो नवोल्लेख काल ये 1983 ईस्वी से अब तक, ठीक है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रगतिवाद जो साम्यवाद युग से संबंधित है। प्रगतिवाद किससे संबंधित हो जाएगा? जो साम्य युग से संबंधित हो जाएगा, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। नई कविता नवोल्लेख काल से संबंधित हो जाएगा, 1953 से अब तक। नई कविता नवोल्लेख काल से संबंधित हो जाएगा, 1953 ईस्वी से अब तक। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नवजागरण युग 18 से 53 से 1920 ईस्वी तक। यहाँ पर हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह से कुछ देखेंगे। नवजागरण काल के अनुसार 1957 से 1920 ईस्वी तक, और स्वतंत्रवाद 1920 से 1938 ईस्वी तक, उत्तर स्वतंत्र 1938 से अब तक, ये देखने को हम लोग को मिलता है। ये सब प्रकरण है। और प्रकरण पुरानी धारा है जो सनवत 19 से 1925 ईस्वी तक ये सनवत में माना जाता है। और उसमें सनवत में घटा देंगे 57, तो हमें क्या करेंगे, तो ये हमें सन मालूम हो जाएगा। 57 से घटाएंगे तो ये सब इतना याद रखिएगा कि पुरानी धारा प्रकरण ये 19 से 1925 हो जाएगा। प्रकरण नई धारा हो जाएगी उठान वाली, 19 से क्या हो जाएगा, 1938 1950 ईस्वी तक ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि नई धारा द्वितीय उठान 1950 1975 ईस्वी में से 1993 से 1918 ईस्वी तक। और नई धारा उत्थान से संबंधित है। रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र युग को जनवादी विचारधारा कहा है। रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र युग को जनवादी विचारधारा भी कहा है। तो भारतेंद्र युग 1950 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ये भारतेंद्र युग 1950 से 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग से संबंधित है, ठीक है ना। बहुचर्चित रहस्य पूर्तियों की पंक्ति इस प्रकार है। और कवि पंक्ति किससे संबंधित है? प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। ये प्रताप नारायण मिश्र से विवाह जब पूछे कहाँ, ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र का है। दूसरा के नंबर देखेंगे तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम का चर्चा चलिए कि चलाइए न, तो ये बद्रीनाथ। और तीसरा का देखेंगे हम लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, और प्यारे पंक्ति उनके देखेंगे प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, भारतेंद्र जी का महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो यहाँ और अखिया हरि, ये भारतेंद्र जी की पंक्ति है। अंबिका दत्त व्यास की ये पंक्ति देख लीजिए। कह रहा है कि पूरी अम्मी की कटोरी सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये अंबिका दत्त से संबंधित है। ये प्रमुख संस्थाएं हम लोग देखेंगे जो कोलकाता सोसाइटी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर कोलकाता सोसाइटी क्या हो जाएगा? कोलकाता सोसाइटी 1817 ईस्वी हो जाएगा। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 हो जाएगा। और आगरा बुक ज़्यादा हम क्या यार कहाँ गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817।
और आगरा आगरा स्कूल बुक सोसाइटी का स्थापना 1833 और कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में काशी से संबंधित है, ठीक है ना। रसिक समाज कानपुर, और यहाँ पर देख सकते हैं कवि समाज के निजामाबाद ये आजमगढ़ से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में भारतीय नीति से संबंधित है। और कह रहा है कि तथ्य यहीं पर हम रहने दे रहे हैं।